हीट कैपेसिटी पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है और इनफाइनाइट भी होती है, नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ है, लेकिन वो सही नहीं लिखा हुआ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है, जीरो होती है, इंफिनिटी होती है। अब पॉजिटिव कैसे होती है, जीरो कैसे होती है और इंफिनिटी कैसे होती है, किन कंडीशंस में होती है, ये थोड़ा माइंड में है। देखिए, हीट कैपेसिटी का मकसद होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब आप अगर आइसोथर्मल प्रोसेस को देख लें, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये होता है कि आप हीट देते हो लेकिन उस चीज का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप हीट देते जाओगे, वो बॉडी उस पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करती जाएगी और उस चीज का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, कोई भी आप सब्सटेंस आइसोथर्मली एक्सटेंड करवा रहे हो, तो ऐसे प्रोसेस के अंदर जो हीट कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो आप कहोगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। और अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम हीट देते ही नहीं, और बिना हीट देने के उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ भी जाता है और उसका टेम्परेचर कम भी हो जाता है। तो आप कहेंगे कि जब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड जीरो होती है, और स्पेसिफिक हीट का फार्मूला कौन सा होता है, C = डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा T। जब डेल्टा क्यू जीरो होगा तो स्पेसिफिक हीट जीरो होगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक हीट जो होती है वो जीरो होती है, जबकि ये पॉजिटिव होती है आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हम हीट देते हैं और हमारी हीट देने की वजह से उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर ये पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है। निगेटिव होने का मकसद होता है किसी चीज को हीट दें और उसका टेम्परेचर फॉल हो, तो ये निगेटिव होती है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव भी नहीं हो सकती, सॉरी निगेटिव नहीं हो सकती। मुख्तलिफ कंडीशंस लिखी हुई हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जो यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए वैलिड नहीं होती। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिटरमाइन हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, इसके अंदर मैंने आपको 2-3 चीजें कल बताई थी कि जब किसी भी चीज की हमने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है तो उसके लिए हम मेथड ऑफ मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो डिवाइस जो होता है वो होता है कैलोरीमीटर, और उसके अंदर जो हम लॉ इस्तेमाल करेंगे वो होता है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। आज हम देखते हैं कि हम वो प्रोसीजर कैसे करेंगे या उसके प्रोसेस को किस तरह से करके स्पेसिफिक हीट फाइंड करते हैं। सपोज करें हमारे पास ये एक मेटल पीस है, ये एक हमारे पास मेटल पीस होता है। आप कह लें कि इस मेटल पीस की हमने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है। ये एक मेटल पीस है, आप कह सकते हैं ये मेटल है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कैलोरीमीटर के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे। हम एक कैलोरीमीटर ले आएंगे, और कैलोरीमीटर जो होता है वो कॉपर का होता है इस तरह से, और इस कैलोरीमीटर के अंदर इस तरह से हम
वाटर फिल करते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कैलोरीमीटर के अंदर आप इस तरह से वाटर जो है वो रखेंगे। ये कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर के अंदर आप वाटर को फिल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, जो चीजें आपको नोन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, मास ऑफ मेटल पीस, वाटर जो कैलोरीमीटर के अंदर वाटर है, एंड कैलोरीमीटर। ये जो होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। मास ऑफ मेटल पीस भी पता होना चाहिए, मास ऑफ द वाटर भी पता होना चाहिए, और मास ऑफ द कैलोरीमीटर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो वाटर और कैलोरीमीटर एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में होते हैं। जाहिर है कैलोरीमीटर होता है, कैलोरीमीटर के अंदर हम पानी भरते हैं, तो ये दोनों जो होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं। तो जो कैलोरीमीटर और इसके अंदर जो वाटर होता है उसका इनिशियल टेम्परेचर इक्वल होता है, क्योंकि ये वाटर जब हम फिल करते हैं कैलोरीमीटर के अंदर, तो जो टेम्परेचर वाटर का होगा वही टेम्परेचर कैलोरीमीटर का होगा। आप कहोगे कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर and water is the same and is also not। ये भी टेम्परेचर का भी हमें पता होना चाहिए, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर और उसके साथ वाटर जो होता है उसका हमें पता होना चाहिए कि इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है। और ये बात ध्यान में रखिएगा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर। ये दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जितना टेम्परेचर वाटर का होता है उतना ही टेम्परेचर कैलोरीमीटर का होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस मेटल पीस को हम गर्म करते हैं, इसको हम हीट देते हैं, और हीट देने से इसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। इसको मेटल पीस को हम गर्म करते हैं। मेटल पीस को गर्म करने के बाद इसका भी इनिशियल टेम्परेचर हम मेजर करते हैं कि इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना होता है। तो इसको गर्म करते हैं और आप कहेंगे कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल पीस is higher than initial temperature of water and initial temperature of calorimeter and is not। इसको भी मेजर किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, इसका टेम्परेचर ज्यादा भी होता है और ये टेम्परेचर जो होता है वो नॉन भी होता है। ठीक है, तो पहला हम इसका ये प्रोसेस करते हैं, कैलोरीमीटर लेते हैं, उसके अंदर हम पानी भरते हैं। इसके अंदर पानी भरने के बाद हम मेटल पीस जिसकी हमने टेस्ट की फाइंड करनी होती है उसको लेते हैं। उस मेटल पीस को हम गर्म करते हैं और मेटल पीस को गर्म करने के बाद उसको हम ड्रॉप करते हैं कैलोरीमीटर के अंदर। ये जो मेटल पीस होता है इसको गर्म करने के बाद हम इसको ड्रॉप करते हैं वाटर के अंदर। जैसे ही हम वाटर के अंदर ड्रॉप करेंगे तो आपको पता है कि मेटल पीस को हमने गर्म किया हुआ, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हीट लूज करेगा और जो वाटर और कैलोरीमीटर है ये हीट गेन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हीट फ्लो करती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। मेटल पीस का टेम्परेचर ज्यादा है, कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर कम होता है, तो ये मेटल पीस जो होगा ये हीट लूज करेगा और ये जो कैलोरीमीटर और वाटर जो होंगे ये हीट गेन करेंगे। और हम यहाँ पे लॉ लगाएंगे, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। अब लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है
ये लॉ कहता है कि हीट लॉस्ट बाय मेटल पीस, heat lost by metal piece is equal to heat gained by water in calorimeter। आप कहोगे कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो हीट लूज करता है, दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हीट को गेन करते हैं। आप इसके ऊपर मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू हीट लॉस्ट बाय द मेटल पीस इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। ये आपकी इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के। अब इसके अंदर हम एक चीज को नजरअंदाज करते हैं कि जो हीट सराउंडिंग के अंदर लूज हो जाती, जो सराउंडिंग के अंदर हीट लूज हो जाती, उस चीज को हम नजरअंदाज करते हैं कि हीट लॉस्ट बाय द मेटल पीस इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। आप इसको कर सकते हैं कि ये एक बुनियादी इक्वेशन हमारी बनेगी। अब आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास मास ऑफ द मेटल पीस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल पीस, डेल्टा टी ऑफ द मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, चेंज ऑफ द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, प्लस मास ऑफ द कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाएंगे। अब हमें स्पेसिफिक हीट किसकी चाहिए? मेटल की। स्पेसिफिक हीट हमें मेटल की चाहिए, तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, डेल्टा टी ऑफ द वाटर, प्लस मास ऑफ द कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर, डेल्टा टी ऑफ द कैलोरीमीटर, divided by mass of the metal, change in the temperature of the metal। ये आ जाएगा हमारे पास फार्मूला। तो इस तरह से ये हम एक एक्सपेरिमेंट करके एक फार्मूला बना सकते हैं, और यही फार्मूला जो होता है वो मुख्तलिफ क्वेश्चन के अंदर लगता है। जैसे आपके बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया हमारे बुक के अंदर। बुक है किसी के पास? पेज नंबर 19 पे होगा। पेज नंबर 19 है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा। एग्जांपल दिया गया है 50 ग्राम पीस ऑफ मेटल के, इसके अंदर मास ऑफ मेटल है 50 ग्राम इज इक्वल टू 50 10⁻³ किलोग्राम, is heated to 100 degrees Celsius. Initial temperature of metal is equal to 100 degrees Celsius होता है, and then dropped into a copper calorimeter. Mass of the calorimeter is equal to 400 gram is equal to 410⁻³ किलोग्राम। इसके बाद इन दोनों का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, दोनों का 20 डिग्री सेल्सियस है। अब इन तीनों का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इक्वल होगा, इसलिए कि ये जो मेटल पीस है ये ज्यादा गर्म होता है, ये हीट लूज करेगा, तो इसका टेम्परेचर कम होगा और इसका वाटर का और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा।
जिसका नतीजा ये होगा कि थोड़ी देर के बाद इन तीनों का फाइनल टेम्परेचर जो होता है वो इक्वल हो जाए। इसमें मेटल पीस का जो टेम्परेचर होगा वो फॉल करेगा, जबकि कैलोरीमीटर और वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो राइज करेगा। ठीक है, कैलोरीमीटर क्योंकि वो हीट गेन करेंगे, जो चीज हीट गेन करेगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। जैसे आइसोथर्मल, जरूरी नहीं है कि कोई चीज हीट गेन करे और उसका टेम्परेचर राइज करे। आइसोथर्मल प्रोसेस देख लें, उसके अंदर हीट जो है वो इन होती है, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हीट देने के बाद किसी चीज का टेम्परेचर बढ़े। अगर वो चीज आइसोबैरिक प्रोसेस पे जाती है या नॉर्मली जैसे चीजें होती है तो उनको हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन के अंदर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, या जैसे एटमॉस्फेयर होता है उसका भी मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर नहीं बढ़ता। तो इसका फाइनल टेम्परेचर कहा गया है कि टेम्परेचर फाइनल जो होता है वो तीनों का है 22.4 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा गया है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल जो होती है वो कितनी होती है। सिंपल सा फार्मूला है जो ऊपर लिखा हुआ ये रखोगे, लेकिन डेल्टा टी के फार्मूले में लिख देता हूं। डेल्टा टी ऑफ द मेटल इज इक्वल टू 100 माइनस 22.4 करोगे, जबकि डेल्टा टी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 22.4 माइनस 20 करोगे। इसमें देखें जो भी बड़ा टेम्परेचर होगा, वाटर का फाइनल टेम्परेचर बड़ा होता है तो इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, जबकि मेटल पीस का इनिशियल बड़ा होता है तो इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। आप ये नहीं कीजिएगा कि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो चीजें निगेटिव आ जाएंगी। फिर निगेटिव के अंदर फिर आपको मुख्तलिफ साइंस को चेंज किया जाएगा, फिर आपके लिए मसला होगा। तो आप एक लॉजिक लगा लीजिएगा यहाँ पे कि जिस चीज का बड़ा टेम्परेचर होता है बड़े टेम्परेचर को हमेशा छोटे टेम्परेचर से माइनस कीजिएगा। और डेल्टा टी अंदर जो है वो कैलोरीमीटर, ये भी इसी तरह से होगा 22.4 माइनस 20 होगा। बाकी ये सारी चीजें पढ़िए, इस फार्मूले के अंदर रख के सिंपल कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चंस को लगाता हूँ। कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखिए ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 15.7 ग्राम पीस ऑफ आयरन एब्जॉर्ब्स 1086.75 joules of heat energy and its temperature changes from 25 degrees Celsius to 175 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of iron. ठीक है, इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन फाइंड करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। ठीक है, सॉरी ये आप करोगे डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी। अब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब देखिए ये जूल में दी गई है। यहाँ पे जो ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स गलत करते हैं कि यहाँ पे देखिए हीट जूल में दी गई है और मास किसमें दिया हुआ है, ग्राम में। ग्राम सीजीएस यूनिट है
और जूल जो होता है वो ऐसा यूनिट। अब हमें क्या करना है, नीचे आंसर में देखना है, जो आपको ऑप्शन दिए गए ना पहले उनको देखना है कि उनके अंदर जैसे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है जूल पर ग्राम, तो आपने इन दोनों को कुछ नहीं करना, न ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, न जूल को कैलोरी के अंदर ले जाना है, कुछ नहीं करना। आपने जिस तरह से डेटा दी गई है वही पुट करके आपने कैलकुलेशन जो है वो कर देनी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जूल दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे ग्राम दिया हो और जवाब जो जूल पर किलोग्राम में, तो आप ये कर लीजिएगा कि मास को कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि ऑप्शन के अंदर कौन सी चीजें दी गई, जो यूनिट्स आपकी डेटा के अंदर दिए गए वही सेम यूनिट्स अगर ऑप्शन के अंदर दिए गए तो आपने किसी को कन्वर्ट नहीं करना। लेकिन अगर ऑप्शन के यूनिट्स और आपके जो है वो डेटा के यूनिट्स डिफरेंट है तो आपने ये कर देना है कि इनको चेंज कर देना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये चीजें इसके अंदर कॉमनली आती हैं जो कंफ्यूज करती हैं, फिर हमें काम का जो है वो कन्वर्शन करनी पड़ती है। एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक ये हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा है कि कैलकुलेशन की हुई है। इसके बाद जो आज वाला हमने फार्मूला किया है, आज वाले फार्मूले के ऊपर ये दो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर लगे हुए हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये हमने जो आज फार्मूला किया है इसके ऊपर ये दोनों क्वेश्चन हैं। देखिए ये इसमें एल्यूमिनियम दिया हुआ है, जबकि जो हमने किया उसमें हमने कॉपर का किया कैलोरीमीटर वगैरह। तो इसके अंदर ये जो फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का मकसद है फाइनल टेम्परेचर, जो कैलोरीमीटर, वाटर और मेटल जो पीस होता है उन तीनों का जो फाइनल टेम्परेचर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब आपके फार्मूले से क्या निकलेगा? आपके फार्मूले से डेल्टा टी निकलेगा, क्योंकि फार्मूला जो आपके पास है उसमें से डायरेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं निकलेगा, उसमें तो डेल्टा टी फाइंड होता है। आप क्या करोगे, उस डेल्टा टी को जो इनिशियल टेम्परेचर होता है ना उसके साथ सम करोगे, जो इनिशियल टेम्परेचर होता है ना उसके पास सम दोगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं होता तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, कि ये जो होता है वो इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले आप इसको करें। और कुछ इसके साथ ये एमसीक्यूज है, इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स भी शामिल है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो आपने नहीं करनी, लेकिन जो आपके से रिलेटेड है उसको आपने करना है। इसके आंसर्स भी लगे हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास हो गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये जो हीट कैपेसिटीज होती है इनके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक जो होता है ये हमारा होता है मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, या मोलर हीट कैपेसिटी किसको कहा जाता है? ये भी इसी तरह से सिंपल है। मोलर हीट कैपेसिटी की बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है, जिस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम पढ़ते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस अप टू 1 डिग्री सेल्सियस।
लेकिन इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे ना, इसके अंदर हम किसी भी चीज का मोल लेते हैं। अगर किसी भी चीज का एक मोल लें और उस 1 मोल का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 तक बढ़ाएं, इसमें टेम्परेचर की स्पेसिफिक रेंज होती है, हर टेम्परेचर के लिए नहीं होता। कि अगर आप किसी भी चीज का 1 मोल लें और उसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री सेल्सियस रखें, तो उस टेम्परेचर की चेंज के लिए आपको जितनी भी हीट देने की जरूरत हो, तो उसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of 1 mole of substance up to 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called molar heat capacity. इसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब इसका अगर आप फार्मूला करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। वैसे ये mc होता है, जिसको सिंपली हम c डैश कह देते। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू हीट कैपेसिटी होती है। तो ये आप सिंपली इसको c डैश लिख लें इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T। किसी भी चीज का 1 मोल लेके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 सेल्सियस जो है वो 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट चाहिए, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट जो होगा ये होगा जूल पर मोल पर केल्विन हो, या डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट होता है। ठीक है, टाइम हो गया, कल इंशाल्लाह जो है वो आगे डिस्कस करेंगे, और इसके जो 2 होते हैं या नेक्स्ट जो होगा वो थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। आपकी चैप्टर जो 11 होगा इसकी क्लास की टेस्ट होगी फिजिक्स की। ठीक है, जो आपकी टेस्ट होगी अलग से, और आपकी जो नेक्स्ट जीटी होगी